दोस्तों, सन 1907 की बात है जब जिम कॉर्बेट साहब एडी नॉवेल्स के साथ मलानी के शिकार करने के लिए, मलानी एक जगह है वहाँ शिकार करने के लिए गए थे। पहले एडी नॉवेल्स के बारे में बता दूँ, ये एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे शिकारी थे और ये उन भाग्यशाली लोगों में से एक थे जिनके पास जीवन की हर वस्तु, जो भौतिक चीज़ जो हमारी होती है उसकी हर चीज़ जो है बेस्ट क्वालिटी की होती थी। इनकी जो राइफल थी उसका निशाना अचूक था, उसकी मारक शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था, उसका कोई सानी नहीं था, इतनी ज़बरदस्त उसकी मारक क्षमता थी। उनका एक भाई जो है भारत का सबसे अच्छे निशानेबाजों में से एक था और दूसरा भाई ब्रिटिश आर्मी का बेस्ट टेनिस प्लेयर था। लॉन टेनिस होता है ना, टेनिस प्लेयर था। एडी नॉवेल्स ने जिम कॉर्बेट साहब को बताया ऐसी बातों बातों में कि उनका भाई, उनका साला मतलब उनका ब्रदर इन लॉ, वो दुनिया का बेस्ट हंटर है और गवर्नमेंट ने उसे चंपावत के नरभक्षी को मारने का काम सौंपा है। और यहीं पर जिम कॉर्बेट साहब को पहली बार पता चला कि चंपावत में कोई बाघ नरभक्षी हो गया है। तो जिम कॉर्बेट साहब के लिए बड़ी बेचैनी सी हो गई थी और जिम कॉर्बेट साहब को थोड़ा थोड़ा इस बात का भी आइडिया आ गया था, कुछ समझ से गए थे कि अब जो ये पशु हैं इनकी गतिविधियों के ऊपर सरकार की नज़र है। मतलब सरकार इन लोगों को, मतलब क्या कहना चाहिए, एक इनकी सीमा निश्चित कर दी है। यानी कि कोई बाघ अगर आदमखोर हो जा रहा है तो उसे मारने की या पकड़ने का जो कोशिश है वो की जानी अब शुरू हो चुकी है। पहले नहीं होता था, अब शुरू हो चुकी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सरकार अब सक्रिय हो गई है आदमखोरों को लेकर। जो आदमखोर बाघ हो या तेंदुए हैं उनको लेकर के सरकार अब एक्टिव हो गई है। अब वो गांव वालों को ऐसे नहीं छोड़ने वाली। ना मालूम ऐसे क्या कारण रहे कि उनका जो ब्रदर इन लॉ था वो बाघ को नहीं मार पाया और इस बात को लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। सरकार में बहुत प्रेशर बन रहा था। 4 सालों के बाद जब जिम कॉर्बेट साहब नैनीताल गए तो इन्हें पता चला कि इस बाघ को मारने के लिए सरकार ने कई इनाम घोषित किए हुए हैं। स्पेशल शिकारियों को बुलाकर नौकरियां दी जा रही हैं। यहाँ तक कि अल्मोड़ा डिपो से गोरखाओं को तक भेजा गया था, क्योंकि उन दिनों अल्मोड़ा में गोरखाओं का रेजिमेंट हुआ करता था। वहाँ से तक उनकी एक टुकड़ी को भेजा गया था कि कैसे भी हो इस बाघ को मारा जाए। सरकार की इतनी कोशिशों के बावजूद जो इंसानों की हत्या थी उसका सिलसिला रुक नहीं रहा था। वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी जो इस आदमखोर बाघ द्वारा मारे जा रहे थे। ये जो बाघिन थी ये पूरी तरह से आदमखोर हो चुकी थी, पूरी तरह से मैनीटर हो गई थी और कुमाऊं में आ गई थी। अभी आई कहाँ से? तो दोस्तों ये आई थी नेपाल से। इससे पहले नेपाल में वो 200 लोगों को मार चुकी थी, 200। और वहाँ के जो राजा थे उसके जो हथियारबंद नेपाली सेना थी उन्होंने इसे भगाना जब शुरू किया तो ये कुमाऊं की ओर भाग के यहाँ आ गई चंपावत में। और यहाँ आकर उस बाघिन ने 4 साल में 234 लोगों को और मार दिया। 234 यहाँ मार दिए इंडिया में, चंपावत में। और ये स्थिति तब थी जब जिम कॉर्बेट साहब नैनीताल पहुँचे। उन दिनों नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर बरसेठ साहब हुआ करते थे। वो अपना जिम कॉर्बेट साहब के घर आए और उन्होंने बाघिन के बारे में इन्हें बताया, सब कुछ बताया कि क्या क्या हो रही, क्या परेशानी है। और इस बाघिन के कारण वो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में थे, बहुत डिस्टर्ब थे और टेंशन उनको बहुत ज़्यादा था। और उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब से ये प्रॉमिस करवा लिया कि जैसे ही बाघिन किसी मनुष्य को मारती है तो जिम कॉर्बेट साहब तुरंत उसका शिकार करने के लिए रवाना हो जाएंगे। ये उन्होंने प्रॉमिस जिम कॉर्बेट साहब से ले लिया। जिम कॉर्बेट साहब ने भी थोड़ा सोचा और फिर बरसाठ साहब को के सामने 2 शर्तें रख दी। 2 शर्तें रख दी। पहले तो ये कि जो सरकार ने जो इस आदमखोर के ऊपर जो इनाम रखा हुआ है, जो राशि रखी हुई है, जो पैसा रखा हुआ है, उसको हटा दें, उसको तुरंत खारिज कर दें। इनाम मतलब हटा दें उसके ऊपर से कोई भी इनाम। और दूसरी ये कि अल्मोड़ा से आए हुए जो गोरखा हैं, जो विशेष शिकारी हैं,
उनके दल को तुरंत वापस अल्मोड़ा भेज दिया जाए। इन शर्तों के पीछे जिम कॉर्बेट साहब के कारण थे, और कारण सही भी थे। पहला तो ये कि लोग ये ना समझें कि जिम कॉर्बेट साहब इनाम के लालच में जो है इस बाघिन को मारने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा कारण ये था उन शिकारियों को वापस भेजने का, क्योंकि एक शिकार के ऊपर जब एक से ज़्यादा शिकारी हो जाते हैं तो एक दूसरे को गोली मारने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि शिकारी तो हलचल जरा सी कहीं हलचल भी और फायर करते हैं तो उसमें जान जाने का खतरा हो सकता है। तो शर्तें जिम कॉर्बेट साहब की जो दोनों शर्तें थी ये दोनों जायज़ थी। बर्थहार्ट साहब ने उन्हें मान लिया, ठीक है। करीब एक हफ्ते के बाद एक सुबह सवेरे के टाइम बर्थहार्ट साहब जो है जिम कॉर्बेट साहब के घर आ गए, और उन्होंने बताया कि लास्ट नाइट मतलब पिछली रात बाघ ने देवीधुरा और धूना घाट के बीच एक गांव है पाली गांव, उस गांव में एक महिला को मार दिया है। और जिम कॉर्बेट साहब को तो अनुमान था ही, उनके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई थी कि इन्हें जल्दी ही कभी भी चंपावत के लिए निकलना पड़ सकता है। इसलिए इन्होंने अपनी तैयारी कर रखी थी, अपने 6 लोगों को अपने कैंप किट के साथ बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में रखा हुआ था, बिल्कुल तैयार रखा हुआ था। और ये चलो ऑर्डर आ गया है, चलो। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग पाली गांव के लिए निकल पड़े, तैयार थे निकलने के लिए, जाने के लिए। पहले दिन ये लोग करीब 17 किलोमीटर चल के धारी गांव पहुँचे। धारी गांव बस एक गांव का नाम है, वो धारी बैंड भी बड़ी फेमस है, एक मुक्तेश्वर को चला जाता है वहाँ से रास्ता। और वहाँ से दूसरी सुबह ये मोड़ नाला पहुँचे। मोड़ नाला पे कुछ खा पी कर ये लोग रात होते होते देवीधुरा पहुँचे। अब रात इन्होंने देवीधुरा में गुजारी और अगली सुबह ये पाली गांव के लिए निकल गए। शाम होते होते ये लोग पाली गांव पहुँच गए। अब तक उस महिला को मरे 5 दिन हो गए थे। इस गांव में पाली में करीब 50 महिला, पुरुष और बच्चे थे, जो बेचारे बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे, घबराए हुए थे, कॉन्फिडेंस नहीं था जिनके अंदर। जब जिम कॉर्बेट साहब और उनकी टीम गांव पहुंची तो उस टाइम तक सनसेट नहीं हुआ था, लेकिन सारे गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद करके अपने अपने घरों के अंदर पैक हो गए थे, सब बिल्कुल पैक। मतलब सूरज डूबा नहीं और लोग घर के अंदर बंद हो गए, इतना खौफ उस बाघ का। ये तेंदुआ नहीं था, ये बाघ था, टाइगर। जिम कॉर्बेट साहब के आदमियों ने एक जगह पे आग जलाई, एक बरामदे में आग जलाई और उस पर चाय चढ़ा दी। कुछ ही देर में चाय बनकर तैयार हो गई और ये लोग चाय पीने लगे। तब इन्होंने देखा कि कोई कोई दरवाजे खिड़कियां खुल रही हैं और डरे डरे से, सहमे से कुछ चेहरे ऐसे खिड़की से बाहर निकल करके इनकी ओर देख रहे हैं। फिर कुछ देर में कुछ लोग दरवाज़ा खोल के बाहर निकल के इनकी तरफ आए। और जब वो पास आ गए तो उन लोगों ने इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। उसके बाद उन लोगों ने जिम कॉर्बेट साहब को बताया कि पिछले 5 दिनों से किसी भी बंदे ने, किसी भी घर के किसी भी मेंबर ने अपने घर की दहलीज पार नहीं करी, मतलब दहली पार नहीं करी, इस तरह बाहर निकले ही नहीं है। और इस बात की जो पुष्टि है वो आंगन में जो गंदगी फैली हुई थी उससे हो रही थी कि ये बेचारे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों के पास खाना समाप्त हो रहा था, भोजन समाप्त हो रहा था। उनका कहना था कि यदि बाघ को मारा या भगाया नहीं गया तो ये बेचारे सब भूखे मर जाएंगे, इनके पशु और इनकी जान सब चली जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। एक बात तो कंफर्म थी कि बाघिन अभी भी कहीं आसपास ही थी। 3 रातों से वो सड़क पर गर्जना करते हुए घूम रही थी। उसी जो गांव के नीचे जो सड़क थी उस पर वो घूम रही थी। और ये जो सड़क थी ये घरों से केवल 100 गज की दूरी पे थी। 100 गज क्या होता है, कुछ भी नहीं। और उसी दिन जिस दिन जिम कॉर्बेट साहब पहुंचे थे, उसी दिन बाघिन को गांव की एक ढलान पर एक जुताई किए हुए खेत पर देखा गया था। जिस खेत को अभी हाल में जोता गया था उस खेत पे उसको देखा गया था। तो लोग और ज़्यादा डरे थे। गांव के मुखिया ने एक बड़े सम्मान के साथ जिम कॉर्बेट साहब को एक कमरा दे दिया, लेकिन ये लोग तो 8 लोग थे। एक कमरे में सबका एक साथ रहना बड़ा कठिन था। और उस कमरे का जो दरवाज़ा था, इकलौता दरवाज़ा, वो भी ऐसी बरामदे में खुलता था जो जहाँ पे तमाम गंदगी भरी पड़ी हुई थी, दुनिया भर की बदबू फैली हुई थी।
और इतने गंदे और ऐसे स्मेली माहौल में जिम कॉर्बेट साहब तो नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया ये खुले में बाहर ही सोएंगे, ये अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही रहेंगे। रात में हल्का फुल्का भोजन करने के बाद में ये जिम कॉर्बेट साहब ने देखा कि इनके लोगों ने अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया है और वो लोग सो गए हैं। तो ऐसे में जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल को पकड़ा और सड़क की तरफ चल पड़े और सड़क के किनारे जाकर के एक पेड़ के तने से अपनी पीठ को टिकाकर बैठ गए। जैसे होता है ना, पेड़ से तने से लगा लिया अपनी पीठ और बैठ गए और अपनी राइफल को साथ के रखा उन्होंने। होता है कि अलर्ट पोजीशन, राइफल को अलर्ट करके अपना, समझिए गए आप किस तरह से वो बैठे होंगे। उधर गांव वालों ने बताया था कि बाघ को रात में ये जो सड़क है इस पर चहलकदमी करते हुए मतलब सुना जा, उसकी आवाज़ आती है और ये सड़क पे चहलकदमी करती है, ये जो करती जो भी है। उस टाइम तक कंफर्म नहीं था। ये रात पूरी तरह से, ये फुल मून नाइट थी, पूरी तरह चांदनी रात थी। जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि अगर मैंने उसे पहले देख लिया, यानी बाघ को पहले देख लिया, तो ये उसका 100% शिकार कर देंगे, शर्तिया उसका शिकार कर देंगे, उसे गोली मार देंगे। बस ये है कि नज़र उस पर इनकी पहले पड़ जाए। हालांकि जिम कॉर्बेट साहब ने बचपन से शिकार के दौरान बहुत सारी रातें जंगलों में ही काटी थी, जिसका इन्हें अच्छा खासा अनुभव था। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था इन्हें जंगलों में रहने का। लेकिन ये पहली बार ऐसा मौका था जब जिम कॉर्बेट साहब किसी आदमखोर मैन ईटर के शिकार पर निकले थे। इससे पहले कभी इन्होंने मैन ईटर नहीं मारा था, किसी भी मैन ईटर का शिकार नहीं किया था। तो जिम कॉर्बेट साहब के लिए भी ये जो है पहला अनुभव हो रहा था, उनके लिए भी फर्स्ट टाइम था कि ऐसा कुछ अनुभव। सामने जो सड़क थी वो फुल मून जो लाइट थी उसके वजह से उस चाँद की जो किरणें थी वो सड़क पे पड़ रही थी और सड़क के दाएं बाएं दोनों तरफ पेड़ थे। जो हवा चलती थी तो वो ऐसे ऐसे हिलते थे, यूँ झूलते थे। उनकी छाया जो है नीचे सड़क पे पड़ रही थी। जब उनकी छाया पड़ रही थी तो जिम कॉर्बेट साहब को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो परछाइयाँ नहीं हैं, बल्कि वो दर्जनों बाघ हैं जो इनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। ये बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि बाघ है कि परछाइयाँ, ये समझ नहीं पा रहे थे। और उस टाइम इनको बहुत, मतलब क्या कहना चाहिए, इनको बहुत अफसोस हुआ जब इन्होंने समझा कि इन्होंने अपने आप को अब नरभक्षी की दया पे छोड़ दिया। भाई ये कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी, पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी आके इनको मौका दिए बिना इनके ऊपर अटैक कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा डर गए थे और इस बात को स्वीकार भी करते हैं। अपनी किताब में इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये बहुत ज़्यादा डर गए थे और इनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि ये गांव वापस जा सके। जबकि कितनी दूर, 100 गज की दूरी पे गांव था। इनके जो दांत थे किटकिटा रहे थे, किट 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 किट, कुछ डर से और कुछ थोड़ा जो ठंड थी उससे। ये सारी रात उस सर्दी में बैठे रहे। सुबह के समय जब सामने की जो वो हिमालय की चोटियाँ थी, यानी बर्फीली पहाड़ियाँ थी, उन पर जब सनराइज़ हो रहा था, उसकी सूरज की हल्की हल्की लाइट पड़ रही थी, तो इन्होंने अपने घुटने मोड़े और उस पर अपना सर टिका लिया। मेरे पाँव चलता होता तो मैं बताता, ऐसे घुटने मोड़ के ऐसे करके सर रख के अपना सर टिका लेना। समझ गए कैसे? तो ये ऐसे किए कि गहरी नींद में सो गए। इनके आदमी इनको खोजते हुए आए तो ये गहरी नींद में उस टाइम सो रहे थे। सारी रात गुजर गई थी। इन्होंने ना तो किसी बाघ को देखा और ना उसकी कोई आवाज़ सुनी। जैसा गांव वाले कहते थे कि 3 रातों से सड़क पे गरज रही है, बरस रही है, तो ऐसा इन्होंने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। ये वापस गांव पहुंचे और गांव वाले इनको देखकर हैरान थे कि ये जीवित कैसे बच गए। और जिम कॉर्बेट साहब की ये इच्छा थी कि गांव के लोग इन्हें उन घरों में ले जाएं जिन घरों से किसी ना किसी सदस्य को बाघ द्वारा मारा गया है। लेकिन कोई भी गांव वाला इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वो लोग आंगन से ही खड़े होकर बस बताते थे, साहब वो है, वो है, वो है, वो है, एक वहाँ मारा, एक वहाँ मारा, एक वहाँ मारा। दिशा दिखा दे रहे थे जहाँ जहाँ पे बाघ ने शिकार किया था, लेकिन ले जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि इतनी लोगों के अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जिस महिला की मृत्यु के कारण ये यहाँ आए थे, उसकी प्रत्यक्षदर्शी करीब 20 लड़कियाँ
उस दुर्घटना का एक एक जो हिस्सा था वो विस्तार से बताने को बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा उत्सुक थी कि वो इनको बताएं। तो इन लड़कियों का एक समूह दोपहर से करीब 2 घंटे पहले अपने जो पशु होते हैं उनके भोजन के लिए बांस के पेड़ से पत्ते लेने के लिए गया हुआ था। मैंने कहीं बताया ना कि पेड़ों से पत्ते काटे जाते हैं और वो मवेशियों को खिलाए जाते हैं। अपना अलग अलग पेड़ चुनने के बाद लड़कियां पेड़ों पर चढ़ के पत्ते काटने लगी। वो जो मृतक महिला थी और उसके साथ दूसरी 2 लड़कियां उसी वहीं पे घाटी के किनारे की तरफ स्थित एक पेड़ पर चढ़ गई। वहीं पे घाटी, छोटी सी घाटी सी थी, उसके किनारे एक पेड़ था, ये उस पर चढ़ के पत्ते काटने लगी। इस जगह को बाद में जिम कॉर्बेट साहब ने देखा तो वो घाटी करीब 4 फुट गहरी और 12 फुट चौड़ी थी। तो ये बाद में उन्होंने देखा था। अच्छा, अपनी ज़रूरत के पत्ते लेकर वो महिला पेड़ से नीचे उतरने लगी। उसने पत्ते उत्ते काटे और उसके बाद वो नीचे उतरने लगी। तो उसी समय न जाने कहाँ से एक बाघ सबकी नज़रों से बचकर आया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उससे वो जो महिला उतर रही थी उसके पैर को पकड़ लिया और पैर पकड़ के नीचे खींचने लगा। जैसे ही बाघ ने महिला का पाँव पकड़ा तो बेचारी जो महिला थी उसके हाथ से वो टहनी छूट गई जो उससे पकड़ रखी थी और वो फिसलते हुए नीचे की ओर गिर गई। पहले तो बाघ उसे पाँव से ही घसीटता हुआ घाटी की ओर ले गया, फिर घाटी में ले जा करके उसने उसका पैर छोड़ दिया। महिला का जो पैर पकड़ के घसीट के ले गया था उसने पैर छोड़ दिया। वो बेचारी महिला अपने बचाव की बहुत कोशिश कर रही थी, लगातार अपने हाथ पैर चला रही थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाघ ने उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा करके उसको वहीं पे जान से मार दिया। पकड़ लेता है ना, बिल्कुल उसके जो कैनाइन दांत है वो ऐसे फंस जाते हैं और गर्दन को तोड़ देता है। और उसको गर्दन से ही पकड़े पकड़े वो घाटी की दूसरी ओर छलांग मारकर झाड़ियों में गायब हो गया। ये सारी घटना उस पेड़ पर जो अन्य महिलाएं, जो लड़कियां चढ़ी हुई थी, उनके सामने ही हो रही थी। इस हादसे को, इस दुखद हादसे को सभी महिलाओं ने, उन लड़कियों ने अपनी आंखों से ऐसे देखा था, पेड़ के ऊपर से नीचे घटते हुए देखा था। तो उनके लिए कितना खतरनाक सीन रहा होगा ये आप लोग सोच सकते हैं। यार, आपके सामने अगर बाघ किसी को ले जाए, क्या पोजीशन आपकी होगी। जैसे ही वो बाघ उस महिला को लेकर ओझल हुआ, ये सभी महिलाएं डर से कांपते चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागी। ऑब्वियसली भाग नहीं था, अपना घास वास अपने पत्ते उत्ते छोड़ सब भागी। दोपहर का समय हो गया था तो गांव के पुरुष भी जो है खाना वाना खाने के लिए अपने घर आए हुए थे। अब वो सबके सब इकट्ठा हुए। जैसे ही उनको ये सब पता चला तो उन्होंने ढोल या धातु के बर्तन, लाठी और जिसको जो मिला उसको लेकर के वो उसको शोर करते हुए, ढोल पीटते हुए, थालियाँ पीटते हुए जंगल की ओर चल दिए, उसी वैली की ओर जहाँ पे महिला को बाघ ले गया था। आगे आगे पुरुषों का जत्था चल रहा था और पीछे पीछे जो है महिलाएं थी। सभी शोर करते हुए, जैसे होता है वैसे ही सब चले जा रहे थे। अब उस वैली पर पहुंचकर इन सबके सामने एक ही प्रश्न था कि भाई आ तो गए हैं, लेकिन अब क्या करें। अब ये लोग इसी विषय पर सोच विचार कर रहे थे कि तभी करीब 30 गज की दूरी से बाघ जो है जोर से दहाड़ा। दहाड़ होती है बाघ की, जोर से दहाड़ा। इनका विचार विमर्श करना तो रहा एक तरफ, उल्टा हुआ इसके, सब लोग हड़बड़ा कर पीछे मुड़े और ऐसे भागे कि सीधे गांव पहुंचकर ही इनकी सांस पे सांस आई। मतलब रुके ही नहीं जी, बिल्कुल गांव ही पहुंचे। भयानक भगदड़ मच गई। कुछ देर बाद जब इनकी सांसों में सांस आई तो फिर शुरू हो गया वही एक दूसरे पे दोषारोपण का कार्यक्रम। अरे रमदा पहले भागा, अरे शामू पहले भागा, अरे उसने पहले भागा। अब ये पहले कौन भागा, पहले कौन भागा, क्या इतना डरपोक हैं क्या हम लोग। मतलब ये सब बातें जो एक अमूमतः एक सामान्य बातें होती है, वही सब इन लोगों की भी हो रही थी। कुछ देर तक तो ये सब बातों का सिलसिला चलता रहा। फिर एक डिसीजन लिया गया कि अगर हम सब वाकई में इतने बहादुर हैं तो एक बार फिर कोशिश करते हैं। अब गांव वाले दोबारा से घाटी के पास पहुंचे, उसी वैली पर पहुंचे। इस बार उनमें से किसी एक व्यक्ति
जिसके पास बंदूक थी उसने फायर दाग दिया, गोली चला दी। बाघ ने जैसे ही गोली की आवाज़ सुनी वो अपना गरजता हुआ दहाड़ता हुआ झाड़ियों से बाहर निकल आया, और जैसे ही उस पर नज़र पड़ी तो इसके बाद तो गांव वाले उस महिला को बचाने का या उसको बेचारी के शव को ढूंढने का जितना ही अभियान, जो ये सब हिम्मत और जो सब करके आए थे, ये सब भैया ठंडे बस्ते में डाला, सब अपने घर वापस। भाई बाघ का डर होता है यार, ये उनकी भी गलती नहीं थी। बाघ क्या डरता 150 लोगों से। जिम कॉर्बेट साहब ने उस आदमी से पूछा जिसने गोली चलाई थी कि भाई तुमने जब गोली चलानी थी तो झाड़ियों में क्यों नहीं चलाई, आसमान की तरफ करके क्यों चलाई? तो उसने जवाब दिया, साहब देखिए, एक तो बाघ जो है पहले से ही चिढ़ा हुआ था, और अगर मेरी गोली उसे छू भर भी जाती तो वो निश्चित रूप से सबसे पहले मुझे ही मार डालता। उसके अंदर इतना खौफ था। मुझे हंसना नहीं चाहिए, हंसी आ रही, लेकिन जो गंभीरता है वो भी मैं समझ रहा हूँ। उस दिन की सुबह जिम कॉर्बेट साहब ने 3 घंटे तक गांव के चक्कर लगाए कि शायद कहीं कोई बाघ के पैरों के निशान मिल जाएं या कोई कुछ सबूत मिल जाएं, और ये थोड़ा डर भी रहे थे कि कहीं अचानक से बाघ सामने ना आ जाए। ये एक झाड़ियों का चक्कर लगा रहे थे कि उसी झाड़ में से कुछ जंगली मुर्गियाँ फड़फड़ाते हुए एकदम से निकली। एक पल को तो जिम कॉर्बेट साहब को ऐसा लगा कि इनकी जो दिल की जो धड़कनें हैं ये सब थम गई हैं, सब रुक गई हैं क्योंकि एकदम से चौंक गए ना। पहले मैंने आपको बताया ना कि जिम कॉर्बेट साहब का ये पहला अनुभव था किसी आदमखोर को का शिकार करने का, किसी मैनीटर को मारने का। तो थोड़ा डर और थोड़ा कौतूहल होना तो नेचुरल सी बात है, वो होना ही था, हो रहा था जिम कॉर्बेट साहब को। पता नहीं, गला बहुत सुभरा गर्मी के कारण। इधर जिम कॉर्बेट साहब के आदमियों ने एक अखरोट के पेड़ के नीचे साफ सफाई करके एक दरी वगैरह बिछा करके इनके खाने की व्यवस्था कर दी थी। नाश्ते के बाद गांव का मुखिया, जो मुखिया था उस गांव का, वो इनके पास आया और उसने इनसे प्रार्थना करी कि साहब हमें आपकी थोड़ा मदद चाहिए है कि जो हमारे आदमी हैं उनको गेहूं की फसल काटनी है, और अगर आप रुक जाएं और अपनी बंदूक के साथ वहाँ पे आ जाएं तो उनको एक सुरक्षित माहौल मिल जाएगा, और आपकी उपस्थिति में ही वो लोग आपके मतलब सामने ही फसल काटना चाहते हैं, आपसे सिक्योरिटी चाहते हैं, थोड़ा सा आप खड़े हो जाएं। अगर आप मना कर देंगे साहब तो ये फसलों के जो है ये गेहूं की जो कटाई है ये नहीं हो पाएगी साहब, काम रुक जाएगा। जिम कॉर्बेट साहब को क्या दिक्कत होनी थी, वो तैयार हो गए, और इनकी प्रेजेंस में आधे घंटे में ही किसान और उसके घर के लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके 5 बड़े बड़े खेतों की फसल काटकर उसका ढेर एक तरफ लगा दिया। जिम कॉर्बेट साहब और उनके जो आदमी थे, इनके जो हेल्पर थे, वो भी भरी हुई राइफलों के साथ पहरे पर खड़े रहे। बस अब घरों के जो आसपास के कुछ खेत थे और थोड़ी बहुत जो जगह बची हुई थी, तो उससे मुखिया ने बोला कि साहब अब हम इससे कटवा लेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब तो ये घर के पास का हम काट लेंगे, आपने इतनी हमारी सुरक्षा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आभार वगैरह उन्होंने, अभिनंदन आभार वगैरह जो होता है सब अपना प्रकट किया। अब तक गांव में भी जो है काफ़ी सफाई करवा दी गई थी, और एक कमरा जिम कॉर्बेट साहब के लिए भी तैयार कर दिया गया था। दरवाजे पर कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी गई थी ताकि आदमखोर अंदर ना आ सके, और झाड़ियों की वजह से फ्रेश हवा भी अंदर आ जा सके, जिम कॉर्बेट साहब को कोई दिक्कत ना हो। जिम कॉर्बेट साहब ने पिछली रात की नींद की भरपाई भी तो करनी थी, सारी रात पेड़ के तने में लगा के काटी थी, तो इनको भी थोड़ा कंफर्ट चाहिए था। जिम कॉर्बेट साहब के होने के कारण गांव वालों का जो हौसला था वो भी काफ़ी बढ़ गया था, और वो भी थोड़ा निश्चित होकर के गांव में इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन उन लोगों के अंदर भी इतना आत्मविश्वास नहीं हुआ था कि वो जिम कॉर्बेट साहब को जंगल में घुमा सके या उन जगहों में ले जा सके जहां पर बाघ ने
शिकार वगैरह किया, इतनी हिम्मत उन लोगों के अंदर नहीं आई थी, लेकिन हाँ अपने घरों के आसपास अपना थोड़ा घूमने लगे थे। जबकि ये जानना जिम कॉर्बेट साहब के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो जंगल में जाएं, बाघ के पंजों के निशानों को ढूंढें, उसकी उपस्थिति का पता लगाएं, क्योंकि एक शिकारी को तो ये सब चीज़ें पता होनी पहले ज़रूरी हैं, लेकिन कोई ले जाने को तैयार नहीं था। और सिर्फ गांव के ही लोग थे जो जंगल का चप्पा चप्पा जानते थे। अगर वो चाहते तो वो लोग जिम कॉर्बेट साहब को पूरा जंगल घुमा सकते थे, जहाँ कम से कम बाघ के पैरों के निशान तो दिख ही जाते। जिम कॉर्बेट साहब को आइडिया लग जाता। बाघ तो नरभक्षी था, ये तो एक सच्चाई थी, ये निश्चित बात थी। लेकिन ये नहीं पता था कि वो कोई जवान बाघ है या कोई वृद्ध है, वो मेल है या फीमेल है, मतलब नर बाघ है या मादा बाघ है, बाघिन है। और ये सारी बातें जिम कॉर्बेट साहब तभी समझ सकते थे जब वो बाघ के पंजों के निशान देखते। उनको देख करके ही वो पता लगा सकते थे कि ये क्या है, ये बाघ है, बाघिन है, जवान है, बूढ़ा है, कैसा क्या है। 2 रातें बीत चुकी थी, लेकिन बाघ का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तीसरे दिन सुबह के समय जिम कॉर्बेट साहब ने गांव के मुखिया को बुलवाया और उससे कहा कि भाई ऐसा है, मेरे आदमियों का खाना ख़त्म हो गया है और मुझे अपने आदमियों के लिए मटन की आवश्यकता है, मीट की आवश्यकता है। क्या मुखिया कोई ऐसी जगह बता सकता है जहाँ पर मांस उपलब्ध हो सके, मतलब कोई जानवर मिल सके, ये कोई हिरन, काकड़, घुड़ड़, कोई चीज़। यदि गांव वाले वो स्थान का रास्ता बता दें जहाँ पर कहीं कोई घुड़ड़ मिल जाए, तो ये अपने आदमियों ये जाएंगे और उसका शिकार करके अपने आदमियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाएंगे। तो दोस्तों, कई लोगों को घुड़ड़ नहीं पता होता है, क्या होगा, घुड़ड़ की फ़ोटो लगा दूंगा। घुड़ड़ एक तरह की पहाड़ी बकरी होती है, ये हिरण प्रजाति है और हिरण से थोड़ा सा बड़ा होता है, पहाड़ी बकरी समझ लीजिए, हिरण प्रजाति में आता है। ये गांव पहाड़ की चोटी से, मतलब जो चोटी थी उसके पूर्वी पश्चिमी भाग में बसा हुआ था और गांव के ठीक नीचे सड़क थी जहां एक रात पहले लैंडस्लाइड हुआ था। इन्हें बताया गया थी कि घास से भरी हुई एक ढलान पर बहुत सारे घुड़ड़ मिलते हैं। एक वैली है, वहाँ पे घुड़ड़ मिलने की संभावनाएं बहुत है, जो घास से भरा हुआ है। और गांव के कई व्यक्ति जो है जिम कॉर्बेट साहब को वहाँ उस जगह पे ले जाने को तैयार हो गए थे कि यार चलो साहब, हम आपको लेके चलेंगे। अब जिम कॉर्बेट साहब मन ही मन बहुत खुश हो गए, चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो पॉजिटिव हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी जो खुशी थी ये गांव वालों के सामने जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनको जंगल, इनका मेन उद्देश्य तो जंगल में बाघ के पंजों को ढूंढने जाना है। इन्होंने 3 आदमी चुने और मुखिया से कहा कि यदि वहाँ पे घुड़ड़ होंगे तो ये 2 घुड़ड़ गांव वालों को ला के देंगे, मतलब 2 घुड़ड़ों का शिकार ये गांव वालों के लिए करेंगे और ये 1 घुड़ड़ का शिकार अपने लिए और करेंगे, तो टोटल 3 घुड़ड़ मारेंगे। सड़क पार करके ये लोग एक सीधी चढ़ाई वाली एक पहाड़ी थी, उस पर चढ़ने लगे और ये लोग अपने दाएं और बाएं, मतलब अपना चारों तरफ बड़े सतर्कता से देखते देखते, अपनी पैनी नज़रों से देखते देखते चल रहे थे। करीब आधा मील चलने के बाद इन्हें सामने घाटियां दिखाई देने लगी। ऐसी जगह थी जिस जगह पे घाटियां मिल रही थी, वहां से दाएं और पत्थर और ऊंची ऊंची घास से ढकी हुई एक ढलान भी दिख रही थी। ये सब लोग वहां पर बैठ गए और उस घाटी को देखने लगे। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी पीठ एक चीड़ के पेड़ से लगा ली और लगाड़ लेके बैठ गए। तभी इन्हें पहाड़ी के ऊपर कुछ हल्की सी हरकत दिखाई पड़ी, झाड़ी हुई घास के पीछे। इन्होंने गौर से देखा, ये हलचल दोबारा हुई तो उन्होंने देखा कि एक घुड़ड़ अपने कान जो है फड़फड़ा रहा था, ऊंची घास पे खड़ा था और उसका सिर्फ सर दिखाई पड़ रहा था। अब आप इमेजिन कर सकते कितनी ऊंची घास होगी, घुड़ड़ का सिर्फ सर दिख रहा था। जिम कॉर्बेट साथ जो आदमी आए हुए थे उन्होंने इस घुड़ड़ को नहीं देखा था। जिम कॉर्बेट साहब ने दोबारा उस तरफ देखा तो अब उसका सर
पत्तों में घुल मिल गया था। अब जिम कॉर्बेट साहब को भी जो है वो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जिम कॉर्बेट साहब ने अपने साथ हुए आदमियों को इशारे से बोला कि तुम लोग बैठे रहो, हिलना नहीं, बैठे रहो और मेरे पे नज़र रखो, मुझे देखो, मेरी राइफल को देखो बस, और इसके अलावा कुछ मत करना है। और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गन को, अपनी राइफल को उठाया और टारगेट करने लगे, निशाना साधने लगे। इनके पास में इनकी पुरानी मार्टिनरी हेनरी राइफल वो थी। इस राइफल में निशाना मतलब टारगेट शूट करने की एक बहुत बढ़िया पावर थी। डिस्टेंस चाहे कितना भी हो वो अचूक निशाना लगाती थी। और ये दूरी तो सिर्फ 200 गज की थी जो घुरड़ और इनके बीच में थी, मात्र 200 गज थी। जिम कॉर्बेट साहब पेड़ की जो जड़ थी उस पर सुविधा से एक राइफल को टिकाकर लेट गए और लेटने के बाद निशाना लेकर के गोली चला दी। काले कारतूस, क्योंकि वैसे भरवा टाइप के कारतूस होते थे, वो कारतूस से जो धुआं निकला काले रंग का, तो उससे क्या हुआ, इनके सामने का जो दृश्य था वो धुंधला हो गया। जब नाल से सब निकला तो धुआं धुआं हो गया, तो सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इन्होंने अपने आदमियों की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखा कि भाई कुछ हुआ, तो उन्होंने भी कहा नहीं साहब कुछ नहीं हुआ। इनकी चलाई हुई गोली या तो पहाड़ से टकरा गई थी या फिर सूखे पत्तों पे कहीं छटक गई है। जिम कॉर्बेट साहब ने दोबारा से राइफल को लोड किया और उस पर कारतूस डालकर निशाना साधा। इस समय इन्होंने देखा कि जिस जगह पर इन्होंने पहले गोली चलाई थी वहाँ की घास हिली और घुरड़ का पिछला हिस्सा इनको दिखाई दिया। वो घास के झुरमुट से निकलता हुआ पहाड़ी की ओर नीचे की ओर लुढ़कने लगा। अब वो बड़ी तेजी से लुढ़कते लुढ़कते आया और धप से एक घास के ढेर पे धस सा गया, तो गिर गया, धस सा गया। और जिस जगह पे वो घुरड़ गिरा वहाँ पर पहले से 2 घुरड़ और बैठे हुए थे। अब वो दोनों घबरा गए, वो उठे और अपनी अलर्ट कॉल देते हुए वो पहाड़ की ओर ऊपर की तरफ भागने लगे। वो दोनों घुरड़ जिम कॉर्बेट साहब के बहुत नज़दीक आ गए थे। जिम कॉर्बेट साहब ने थोड़ा इंतज़ार किया और जो उनमें बड़ा वाला घुरड़ था, ये मतलब उन्होंने वेट किया कि थोड़ा सा इसकी गति, ये स्पीड थोड़ा सा कम हो, जो भाग रहा है इसकी स्पीड थोड़ा कम हो। और जैसे ही वो इनके सामने आया और स्पीड उसकी थोड़ा कम हुई, इन्होंने उसकी पीठ पर गोली दाग दी। और जब इसको गोली दागी तो जो दूसरा वाला घुरड़ था वो एकदम से पीछे घूमा, यूँ पीछे मुड़ के देखने के लिए घूमा। तो जैसे ही वो घूमा इन्होंने दूसरी गोली उसको दाग दी जो उसके कंधे पे लगी। अब दोनों घुरड़ ढेर हो गए। जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, मतलब उसे संभव बना दिया जाता है। तो ऐसे में बताते हैं बहुत ही कष्टकारी स्थिति में लेटकर 60 डिग्री के कोण पर 200 गज की दूरी से निशाना लेकर फायर करना ये बड़ा मुश्किल होता है। यदि ऐसी पोजीशन में फायर करना पड़े तो 1 लाख शॉट भी अगर लिए जाएं तब भी उन 1 लाख शॉट में एक शॉट भी सही जगह पे लग जाए, ऐसी संभावनाएं लगभग असंभव है होना, लगभग असंभव है। एक शॉट भी 1 लाख में लग जाए तो। लेकिन फिर भी इनके द्वारा चलाई गई गोलियां बिल्कुल सही निशाने पे लगी और ये दोनों घुरड़ भी ठीक उसी जगह पे जाके गिरे जहां पहले से एक मरा पड़ा हुआ था। गांव के आदमियों ने पहले कभी राइफल को चलते हुए नहीं देखा था। उनकी हैरानी और उनकी खुशी वो उनके चेहरे पे बार बार दिखाई पड़ रही थी। जो जिम कॉर्बेट साहब उसको बार बार देख रहे थे और वो उनके लिए बड़ा एक मनोरंजक हो रहा था इस तरह से शिकार होना। अब वो लोग नरबख्शी बाघ को तो पूरी तरह से भूल चुके थे। वो तीनों घुरड़ को लाने के लिए घाटी में उतर गए थे। इन घुरड़ों का शिकार जिम कॉर्बेट साहब के लिए एक तरह से ये बहुत बड़ी सफलता थी। ये इनका एक प्रयोजन सफल हुआ था। इसका पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि
सभी को जो है भोजन मिल गया, मटन मांस जो कह रहे हैं आप वो मिल गया खाने के लिए, गांव वालों को भी और इनके आदमी को भी। और दूसरा इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ थी, इन्होंने गांव वालों का विश्वास जीत लिया। एक बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कहीं कोई शिकार हो या कोई घटना हो, कोई इस तरह की जिसमें क्यूरियोसिटी हो, ऐसी कोई घटना हो, तो उसके कई किस्से बन जाते हैं। और ऐसे ही कुछ गांव के लोगों में भी दिख रहा था। हर कोई अपनी अपनी तरह से शिकार की व्याख्या एक दूसरे को कर रहा था। जिस समय जिम कॉर्बेट साहब नाश्ता कर रहे थे, उस समय घुड़नों की जो है, जो घुड़न मार के लाए थे, उनकी खाल उतारी जा रही थी। इनके साथ जो 3 आदमी गए थे, वो 3 जगह बढ़ गए थे, यानी कि एक एक घुड़न के ऊपर एक एक आदमी तैनात हो गया था खाल वाल उतारने के लिए और मटन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और वो तीनों लोग बड़े मज़े ले करके शिकार के बारे में विस्तार से बता रहे थे, थोड़ा अतिशयोक्ति कर रहे थे और थोड़ा वास्तविकता, जैसे अमून तो किसी किस्से को सुनाया जाता है। अरे क्या होता है, कैसे साहब ने 1 मील की दूरी से पहले तो एक घुड़ड़ को मारा जो दिख रहा था, एक ही गोली चलाई, वो ठंडा कर दिया। और उसके बाद 2 घुड़ड़ जो दौड़ रहे थे, उनको एक एक करके धाएं धाएं एक साथ मार गिराया। अरे कैसे उस जादू की गोली ने इन जानवरों को मारा। मतलब काफ़ी इस तरह की जो एक बातें होती है, इस तरह से गांव वालों को बता रहे थे। उनकी बातें सुनकर जो गांव वाले थे बड़े मतलब चकित हो रहे थे, बड़े आश्चर्य से सुन रहे थे, बड़े चमत्कृत हो रहे थे। और बारी बारी से आके जिम कॉर्बेट साहब के पाँव छू रहे थे। अरे साहब भगवान है आप, 3 गोली में 3 बाघ मार दिए, 3 घुड़ड़ मार दिए आपने, और घुड़ड़ भी ऐसे मारे कि सीधे आपके पाँव के ही पास आके गिरे। तो साहब आप भगवान हो। खैर दोपहर के भोजन के बाद गांव का मुखिया आया और पूछने लगा कि साहब आप ये बताओ, आपको अपने साथ चलने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कितने आदमी चाहिए अपने साथ। तो उस उत्साहित भीड़ में से जिम कॉर्बेट साहब ने तो 2 तो पुराने आदमी चुन लिए जो इनके साथ गए थे, और बाकी कुछ इनके अपने आदमी थे। ये लोग जिम कॉर्बेट साहब को लेकर उस बेचारी महिला के घर ले गए, जिससे भी 5 दिन पहले बाघ ने अपना शिकार बनाया था। अब तो 7 दिन हो गए थे। दोस्तों इसके बाद का घटनाक्रम मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। मैं सुनाना चाह रहा हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरी कमर में बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है। कहानी एक्चुअली थोड़ा लंबी है और बहुत रोमांचित है, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको सुनने में। और कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोग बने रहिए उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। वैसे दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है कि कहानी सुनाते हुए आपका जो मन है और आपका जो दिमाग है, इसमें एक पिक्चर सी चलती रहे और आपको खुद ऐसा महसूस हो कि आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसी जगहें आपने देखी हैं और आपके गांव में भी कुछ इस टाइप का माहौल होता है, तो आप खुद को उस जगह पे प्रेजेंट पाएँ, आपको खुद को लगे कि आप वहाँ पे मौजूद हैं। ये कोशिश होती है मेरी कि आपको ऐसा लगे। अब ये कोशिश कितना कामयाब हो पाती है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं। खैर जो भी मित्र पहली बार चैनल में आए हैं उन सब का धन्यवाद कि आपने कहानी को सुना, पसंद किया। अब पसंद किया कि नहीं किया ये तो आपके लाइक और आपके कमेंट बताएंगे। फिर भी आप सबसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों शेयर भी कर दें, जिससे आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी जिम कॉर्बेट साहब के बारे में पता चले और उत्तरांचल के कठिन जनजीवन के बारे में भी पता चले। पर्यटन करने के लिए तो तमाम लोग जाते हैं, नैनीताल, मसूरी, शिमला वगैरह घूमते हैं, लेकिन जो दूर दूर फैले हुए जो इंटीरियर में गांव हैं वो बेचारे लोग कैसे रहते हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड के आदमखोर बाघों की जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। मेरे जितने भी पुराने मित्र हैं और उत्तरांचल डायरीज़ के सब्सक्राइबर्स हैं, जो उत्तरांचल डायरीज़ के सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे मित्र हैं, मैं उन सब से प्रार्थना करता हूँ कि यार प्लीज़ वो थैंक यू वाले ऑप्शन में जाकर अपनी सुविधा अनुसार 40 रुपया या 100 रुपया या जो भी आपकी इच्छा हो वो ज़रूर डोनेट करें। इससे मेरा चैनल को मोनेटाइज
होने के जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पूरी हो जाएंगी और मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। आप लोग तो जानते ही हो यार कि पिछले 9 सालों से बिस्तर में पड़ा हूँ, आय का कोई साधन है नहीं, हमेशा एक ही बैकग्राउंड आप देखते मेरा रहता है। हो सकता है आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तरांचल डायरीज़ यूट्यूब के जो है सभी मानकों को पूरा कर ले और कुछ आप लोग मेरी कहानी बना लें। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और जल्दी ही मिलता हूँ आपसे कहानी के अगले हिस्से को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने इस मित्र को। बाय बाय दोस्तों, बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।